नेक्स्ट हेडिंग है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में मोशन यानी ऑब्जेक्ट का मोशन। हमने अभी तक ऑब्जेक्ट के मोशन की 4 इक्वेशन पढ़ ली। हमने ऑब्जेक्ट के मोशन की 4 इक्वेशन पढ़ी। कौन कौन सी चारों इक्वेशन पढ़ी? पहली इक्वेशन पढ़ी, फिलहाल मेनली हमने मेन 3 ही इक्वेशन पढ़ी। वो 3 इक्वेशन कौन सी थी? पहली थी v = u + at, दूसरी थी s = ut + हाफ at², और तीसरी इक्वेशन पढ़ी v² = u² + 2as। हमने मोशन की ये 3 इक्वेशन पढ़ी। अगर इन तीनों इक्वेशन की बात करें तो u जो है u v s t और a, यहाँ पे जो u है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। आप सब जानते हैं u है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v है फाइनल वेलोसिटी, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम, और a क्या है? एक्सेलरेशन। इतना आप पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन यानी नॉर्मली हमने जो एक्सेलरेशन की डिफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी है चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला पढ़ा है a = ΔV/Δt। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो नॉर्मली एक चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वजह से ही वेलोसिटी में चेंज होता है। एक्सेलरेशन की वजह से ही वेलोसिटी में चेंज होता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो तो पीछे से हम उसको धक्का मार दें, यानी हमने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो मतलब उसके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? फोर्स की वजह से। और एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है। एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी को चेंज करता है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। हम ग्रेविटी के अंडर में मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटी क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटी क्या है? जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, जैसे इस मार्कर को अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो वो नीचे गिरेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया। इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। अच्छा, इस मार्कर को अगर हम ऊपर फेंकें तो जब ये मार्कर ऊपर जा रहा होगा तब भी तो इसको ग्रेविटी खींच रही होगी। कौन? अर्थ खींच रहा होगा। कहाँ की तरफ? मार्कर कहाँ जाना चाह रहा है? ऊपर। अर्थ कहाँ खींच रही है? नीचे। मतलब अर्थ क्या कर रही होगी? अर्थ का मतलब ग्रेविटी। अर्थ का सेंस हुआ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कर रही होगी? इस मार्कर की वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी, मार्कर की वेलोसिटी को। क्योंकि मार्कर कहाँ जाना चाह रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। ये मार्कर था, ये जाना चाह रहा है ऊपर, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे। इसका मतलब इस मार्कर को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। कौन? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी मार्कर को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है मतलब इसकी वेलोसिटी को क्या करेगी? वो डिक्रीज करेगी। मतलब ग्रेविटी मार्कर की वेलोसिटी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंक रहे हैं उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी। कौन? ग्रेविटी। तो वेलोसिटी को चेंज किसने किया? ग्रेविटी ने। हमने कहा वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन होता है? हमने अभी बताया कि वेलोसिटी को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि वेलोसिटी को चेंज कौन कर रहा है? तो ये कह सकते हैं ग्रेविटी भी तो एज अ एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी भी तो एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा है। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में एक्सेलरेशन ए है वहाँ हम ग्रेविटी को यूज कर सकते हैं। अब ग्रेविटी को यूज करेंगे उसको नाम देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने आपको अभी बताया जो वेलोसिटी को चेंज करे वो एक्सेलरेशन था। और यहाँ से हम समझे कि वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट यानी जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूज कर सकते हैं। जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? तो जहां जहां पर ए यूज किए हैं इक्वेशंस में उन जगहों पर जी का यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? अब आप सोचिए कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा
तो ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को खींच रही होगी, मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही होगी ग्रेविटी। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा होगा तो यही ग्रेविटी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, बढ़ा रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच रही है, वेलोसिटी को बढ़ा देगी। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेविटी ने वेलोसिटी को चेंज तो किया लेकिन दो तरह से। कौन कौन से दो तरह? एक बार ग्रेविटी ने वेलोसिटी को बढ़ाया और एक बार ग्रेविटी ने वेलोसिटी को घटाया। जब ग्रेविटी ने वेलोसिटी को बढ़ाया तो ऐसी सिचुएशन में हम प्लस का साइन लेंगे। जब ग्रेविटी ने वेलोसिटी को घटाया तो ऐसी सिचुएशन में माइनस का साइन लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो पहली कंडीशन हमारी होगी, हमारी नॉर्मली इक्वेशन तो ये होती है, हम पहली इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो, नीचे गिर रहा हो, फ्रीली फॉल होने का मतलब क्या है, नीचे गिर रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। और जब ऑब्जेक्ट नीचे बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ेगी, तो लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में एक्सेलरेशन है वहाँ ग्रेविटी जी कर देंगे, लेकिन प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन डाउनवर्ड, यानी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन डाउनवर्ड या फ्रीली फॉल हो रहा, दोनों का सेंस सही कहिए। तो इक्वेशन अगर लिखें तो पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी v = u + gt, बस एक ही जगह पे g का यूज करना है। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी s = ut + ½ gt²। और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी v² = u² + 2g। अच्छा, s की जगह क्या ले लेंगे, h की जगह h ले लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिरा है। s क्या थी, डिस्टेंस, यहाँ भी s की जगह h आप यूज कर लीजिए। s क्या थी, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जमीन पे चली गई डिस्टेंस। और जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो, ऊपर से गिर रहा हो, तो ऊंचाई ट्रेवल कर रहा है, हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो s की जगह पे h ले लेंगे। बस दो चेंज करने, क्या क्या चेंज करना है, पहला चेंज है a की जगह पे g लेना है और s की जगह पर h, बाकी नॉर्मल लेगा। ये ऑब्जेक्ट की इक्वेशन तब है जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा हो, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो। यही कंडीशन तब भी हो सकती है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा हो, ऊपर की तरफ। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ऐसी सिचुएशन में ए की जगह पर -g लेना है, ए की जगह पर क्या लेना है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और s की जगह पे तो वही h लेंगे। इक्वेशंस फिर से हम लिखते हैं, और जब इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या आएंगी, वही सारी इक्वेशन। पहली बन जाएगी v = u, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि हमें a की जगह -g लेना है, u - gt। दूसरी इक्वेशन h = ut - ½ gt²। तीसरी इक्वेशन v² = u² - 2gh। यानी ये इक्वेशन तब के लिए है जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो, ये इक्वेशन तब के लिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो, क्योंकि ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नीचे आने पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। देखो ना, नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। किसी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन की इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले बात करिए इंक्लाइंड प्लेन क्या है। अगर हम बात करें इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है झुका हुआ प्लेन। जो प्लेन किसी एंगल पे झुका हुआ हो उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। यानी जो स्लोप बना रहा, स्लोप यानी कुछ ऐसा प्लेन
यानी कुछ ऐसा प्लेन। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस प्लेन पे मोशन में, यानी यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ऐसी सिचुएशन में नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है, अपने आप खिसकेगा ये। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी प्लेन पे रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो नीचे की ओर खिसकेगा। अब इसके मोशन पे क्या असर पड़ेगा, तो समझिए ये स्मूथ प्लेन है। स्मूथ प्लेन का मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर खिसक रहा होगा तो इसका कोई अपोज नहीं कर रहा होगा, इसका कोई अपोज नहीं कर रहा होगा, यानी नीचे फिसलते समय, स्लाइड होते समय ऑब्जेक्ट का कोई अपोज नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट चलेगा इधर, इधर क्यों चलेगा ऑब्जेक्ट। जैसे से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे से तेजी से फिसलेगा, वैसे से तेजी से फिसलेगा। जैसे से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, वो तेजी से फिसलेगा। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कोई ना कोई चेंज कर रहा है, और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन होता है, एक्सेलरेशन। कंडीशन फिर से भाई, हमने मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ी, कौन कौन सी, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s। हमने मोशन की ये 3 इक्वेशन पढ़ी। इसमें हम अच्छे से जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है। यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर खिसकेगा और जैसे से ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लाइड करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा किसी स्लोप पे कोई चीज़ फिसलती है तो जैसे से नीचे आती है वैसे वेलोसिटी बढ़ती है। तो यानी कोई ना कोई तो ऐसा है जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। कौन चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट का नीचे फिसलना, यानी ये स्लोप चेंज कर रहा है। जितना ज़्यादा स्लोप होगा, अब आप सोचिए अगर स्लोप को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ऐसा स्लोप कर दें, अब ऑब्जेक्ट पहले से ज़्यादा तेज फिसलेगा नहीं फिसलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का नीचे फिसलना डिपेंड कर रहा है स्लोप पर। स्लोप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा फिसलेगा, स्लोप जितना कम ऑब्जेक्ट उतना कम फिसलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो डिपेंड कर रहा है एंगल पे। क्लियर, सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। यानी ऑब्जेक्ट का नीचे फिसलना डिपेंड करेगा एंगल पे। इतनी बात क्लियर हुई। ऑब्जेक्ट का नीचे फिसलना डिपेंड करेगा इस एंगल पे, लेकिन क्या सिर्फ एंगल पे, नहीं, सिर्फ एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ से अगर हम समझें, एंगल पे तो डिपेंड करेगा, कंफर्म डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा एंगल को बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट तेज फिसलेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्ट का फिसलना एंगल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्या एंगल के अलावा किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो वो यहाँ से समझते हैं। हम यहाँ से देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो ग्रेविटी तो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। किधर खींचेगी, नीचे की तरफ। किधर खींचेगी, नीचे की तरफ। क्लियर, ऑब्जेक्ट इस अर्थ को नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट ट्रेवल किधर कर रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है इधर की तरफ। बात समझिए, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट ट्रेवल इधर कर रहा है। यानी इस फोर्स का कोई ना कोई हिस्सा इधर भी एक्टिव है। बात तो समझ में आई। ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट खींच किधर रहा है, इधर की तरफ। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट खींच इधर की तरफ रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा है, जो छोटे बच्चे खिलौना गाड़ी खेलते हैं, छोटे बच्चे जो खिलौने गाड़ी को लेते हैं, उनकी गाड़ी कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे पहिए लगे होते हैं और बच्चा उस गाड़ी को धागे से बांध के ऐसे खींच रहा होता है, और गाड़ी बढ़ किधर रही होती है, आगे की तरफ। बच्चा देखिए गाड़ी को तिरछा ऐसे खड़े होकर ऊपर से खींच रहा है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही है। मतलब बच्चा जो फोर्स एफ लगा रहा है उसका कोई ना कोई हिस्सा इधर लग रहा है। बच्चा जिस फोर्स एफ को लगा रहा है उसका कोई ना कोई हिस्सा इधर लग रहा है, तभी तो गाड़ी इधर गई। तो वही हाल यहाँ पे हुआ। ग्रेविटी अर्थ को खींच कहाँ रही है, नीचे की तरफ। यानी इस ग्रेविटी जी का कोई ना कोई हिस्सा यहाँ लग रहा है, कोई ना कोई हिस्सा लग रहा है जिसको, जो ऑब्जेक्ट को इधर की ओर खींच रहा है। बात समझ में आई बेटा? अच्छा ठीक है, तो अब कौन सा हिस्सा लग रहा है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, याद करिए हमने आपको वेक्टर में पढ़ाया था कंपोनेंट्स डिवाइड करना।
एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में रिपीट कर रहे हैं। क्या होते हैं कंपोनेंट्स? अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स की बात करते हैं, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड कर लिया जाए जिनका टोटल इफेक्ट उस अकेले वेक्टर के बराबर हो, यानी अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड कर लें, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे दो पार्टों में डिवाइड कर लिया जाए जिनका टोटल इफेक्ट इस अकेले के बराबर हो, तो इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे 100 रुपए की नोट को 50 और 50 में तोड़ दें, 100 रुपए की नोट को किस में तोड़ दें? 50 और 50 में। 100 रुपए की अकेली नोट थी, इसको दो पार्टों में तोड़े तो इन दोनों का टोटल इफेक्ट इस अकेले के बराबर है कि नहीं है? ये दोनों क्या कहलाए? इसके कंपोनेंट। इतनी बात समझ में आई? यानी अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी एक व्यक्ति को, मान के चलिए किसी अकेले को, जैसे हमें कहीं जाना है, एक साथ 2 या 3 जगह जाना हो, हमें एक साथ 2 या 3 जगह जाना हो, हम अकेले इंसान एक साथ 2 या 3 जगह तो पहुंच नहीं जाएंगे, तो अपने कुछ लोगों को बाकी बची हुई जगहों पर भेजेंगे जो हमारा ही संदेश लेके तो वहाँ जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? यानी हम अकेले 2-3 जगह नहीं जा सकते थे, तो अपने कुछ हिस्से को, कुछ हिस्से का मतलब क्या हुआ? अपने शरीर को आधा काट के थोड़ी ना भेज देंगे। अपने कुछ हिस्से का मतलब ये हुआ कि अपने साथ के कुछ को हम भेजेंगे जो हमारा संदेश लेके वहाँ पहुँचा देंगे। तो वही हाल जी ने किया। जी तो इधर था, लेकिन काम किधर कर रहा था? इधर की तरफ। मतलब जी अपना कोई ना कोई हिस्सा इधर भेज देगा। कौन सा हिस्सा भेजेगा? तो जब हम कंपोनेंट तोड़ते थे, याद करिए, हमने आपको कंपोनेंट के बारे में फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती थी ए, इसके कंपोनेंट अगर बनाने होते थे, 2 कंपोनेंट बनते थे और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अगर एक कंपोनेंट ये है, इसको रेड से दिखा देते हैं हम, अगर एक कंपोनेंट ये है तो इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट और होगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था उसको हम एक कॉस थीटा बोलते थे, यानी एक ही हिस्सा है लेकिन किसके साथ लगेगा? कॉस के साथ। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता था ये भी एक ही हिस्सा है, एक हिस्सा है, इसको बोलते थे साइन थीटा। तो उसी तरह से इस जी के 2 हिस्से बने, एक ये। अब सिंपल सा एक कॉस होगा और एक साइन होगा। कौन सा कॉस कौन सा साइन? तो इसके लिए हमने एक छोटा सा सेंटेंस आपको बताया था, जो पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है। किसके पास? थीटा के पास। तो अगर थीटा यहाँ पे होगा तो ये कॉस होगा, और अगर थीटा यहाँ पे होगा तो ये कॉस होगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये डिसाइड करो थीटा कहाँ पे। तो हमने तो थीटा माना, वो ये माना, हमने थीटा तो ये मान रखा है। तो अब इसके हिसाब से कहाँ थीटा? अगर ये थीटा आया तो ये कॉस होगा, लेकिन अगर ये थीटा आया तो ये कॉस होगा। चलिए थीटा को देखते हैं कैसे, कौन सा थीटा आएगा। तो इस फिगर को थोड़ा अलग बनाते हैं। याद रखिए जो पास है वो कॉस है, इसी हिसाब से हमें डिसाइड करना है। इस फिगर को अलग बनाए तो एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई और 2 लाइनें इधर से आई। दो लाइनें इधर से हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इतनी बात समझ में आई? अब आप सोचो अगर ये थीटा है तो जाहिर ये तो 90 है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये क्या है? तो ये वाला एंगल कितना होगा? बात समझ में आई? अब इस फिगर को थोड़ा उठा के अलग बनाओ। ये फिगर कुछ ऐसा दिखे, ये दोनों 90 डिग्री पे, हमने दोनों रेड वाले 90 पे दिखाए, दोनों रेड वाले 90 पे दिखाए 90 पे, देखो दोनों रेड 90 पे, और बीच से ये लाइन जा रही है ब्लू से, जिसमें से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है 90 माइनस थीटा। पूरा एंगल कितना था? 90। पूरा एंगल कितना था?
तो जाहिर सी बात है कितना बचा, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे आया, इसका मतलब थीटा यहाँ पर आया। देखिए बात समझ में आ रही। अब अगर थीटा यहाँ पे आया तो जाहिर सी बात है ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, जी कॉस थीटा, क्योंकि जो पास है वो कॉस है, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है, इस तरह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है, जी साइन थीटा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है, जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन वही लिखेंगे, ए की जगह पे बस जी साइन थीटा का यूज कर लेंगे। तो अब जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी, हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पर जी साइन थीटा इंटू टी। दूसरी इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह पर जी साइन थीटा इंटू टी। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर जी साइन थीटा इंटू एस। अच्छा ये तब की सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लाइड कर रहा हो, क्योंकि नीचे की ओर आने पे वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता तो जहां जहां प्लस है वहां क्या लगा देते, माइनस लगा देते, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती, घट रही होती। बात समझ में आ गई बेटा। ये आपकी सिचुएशन कब बनी, इंक्लाइंड कंडीशन के लिए। बस याद रखना है कि एंगल कैसे बना हमारा, ये थीटा था, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। इस वाले फिगर को हमने अलग बनाया, इतना हिस्सा 90 माइनस थीटा, तो जाहिर सी बात है थीटा आ गया। अब ये थीटा है मतलब ये थीटा, तो ये वाला कॉस हो जाएगा, ये वाला साइन, क्योंकि जो पास है वो कॉस है।